कल हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था ये, और एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को सॉल्व किए थे। आज फिर 11 to 20 सॉल्व करेंगे, जिसमें एक दो बातों का यूज होना है। वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लें उसका कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स, वैसे ही इसमें जैसे M और N, वैसे ही इसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर, एक इनर सिलेंडर M और एक आउटर सिलेंडर N। M और N के जैसा इसको आप समझ सकते हैं। इसमें रेडियाई दोनों के लिए, इसके लिए R1 और इसका रेडियस R2, और दोनों सिलेंडर के लिए लेंथ दोनों सिलेंडर का L लेते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग लिख सकते हैं C = 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बाई ln R2 बाई R1 और 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बाई 2.303 log R2 बाई R1। एक रिजल्ट ये हुआ जिसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन बनाने में। और एक और कैपेसिटर है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, जिसमें एक इनर स्फीयर का रेडियस R1, आउटर रेडियस का स्फीयर R2। कैपेसिटर तब बनता है जब इनर स्फीयर को +Q चार्ज देते हैं और आउटर के इनर फेस पे -Q चार्ज रहता है। तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बाई R2 माइनस R1। और इसमें एक और स्पेशल केस है कि अगर आउटर स्फीयर इसका इंफिनिटी पर हो तो सिर्फ एक आइसोलेटेड स्फीयर R रेडियस के आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R लिखते हैं। इस तीनों के लिए वीडियो बना हुआ है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं डेरिवेशन इसका कैसे होता है। हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने में इसके फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, the outer cylinders of two cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad each are kept in contact and the inner cylinders are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown in figure. Find the total charge supplied by the battery to the inner cylinders. देखिए, इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर को समझने के लिए ऐसा बोले हैं कि ये M और N जो इनर और आउटर सिलेंडर है, तो ये समझिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कंपेयर करते हैं। तो एक प्लेट M और एक N। तो इस क्वेश्चन में वो फिगर शो किया हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि दोनों का इनर सिलेंडर, दो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, और दोनों का इनर सिलेंडर को आप एक साथ कनेक्ट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो कैपेसिटर के जैसा सोचिए, दोनों के M प्लेट को आप, मतलब लेफ्ट प्लेट को एक साथ कनेक्ट किए हैं और राइट प्लेट को एक साथ कनेक्ट किए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो पैरेलल ग्रुप्ड है। और पैरेलल ग्रुपिंग में सिलेंडर का यहाँ कैपेसिटेंस नहीं निकालना है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक सिलेंडर का कैपेसिटेंस है दोनों आइडेंटिकल ही है, 2.2 माइक्रोफराड, और दोनों सिलेंडर पैरेलल ग्रुप्ड है। पैरेलल ग्रुपिंग कैसे बोलें कि दोनों का इनर सिलेंडर एक साथ है और आउटर सिलेंडर एक साथ। तो पैरेलल ग्रुपिंग में अगर दो कैपेसिटेंस लिए हैं, C1 और C2 का वैल्यू बराबर ही है। पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C1 + C2, दिस इज 4.4 माइक्रोफराड। और इसको सेल से कनेक्ट किए हैं, तो सेल के लिए EMF है 10 वोल्ट का। तो बैटरी कितना चार्ज डिलीवर करेगा वो Q = C × V लिख सकते हैं। Q = C equivalent × E, दिस इज 4.4 × 10, और माइक्रो है तो ये माइक्रो कूलम हो गया, मतलब 44 माइक्रो कूलम का चार्ज ये सेल डिलीवर करेगा। अब आपसे पूछा क्या गया था कि क्या एक सिलेंडर के इनर फेस पे फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर को समझिए कि पॉजिटिव प्लेट के जैसा है, इस तरह से। तो सेल इधर से चार्ज डिलीवर किया, यही Q हम लोग निकाले हैं, जो बोलते हैं यहाँ से +Q और इधर से -Q दिए, तो यही +Q इस पर भी, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों पे सेम ही अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, +Q, यहाँ -Q और यहाँ पे -Q। सॉरी, यहाँ से Q डिलीवर किया तो यहाँ Q/2
यहाँ भी Q/2, यहाँ -Q/2, यहाँ Q/2। तो दोनों सिलेंडर के, दोनों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के इनर प्लेट का टोटल चार्ज कितना हुआ? तो Q/2 और Q/2 मतलब कितना? तो Q। तो यही इसका आंसर हुआ 44 माइक्रो कूलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें सिर्फ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ, इसमें सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का यूज हुआ, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 12, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दो स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है, एक r1 है और एक का रेडियस r2 है। r1 r2 आइसोलेटेड स्फीयर है, are kept widely separated from each other। What are their individual capacitance? तो आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस बोले कि सिर्फ एक स्फीयर है जिसका रेडियस अगर r है तो इसका कैपेसिटेंस C = 4πε0 r लिख सकते हैं। तो C = 4πε0 r से इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस लिखते हैं। C1 = 4πε0 r1 और दूसरे स्फीयर का कैपेसिटेंस C2 = 4πε0 r2 लिख दिया। What are their individual capacitance का बात तो हो गया। If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? बोलते हैं कि दोनों को एक मेटल वायर से आप कनेक्ट कर दीजिए, तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो निकालना है। फिर कहता है थिंक इन टर्म्स ऑफ सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पहले एक आइसोलेटेड स्फीयर के बारे में देखिए कि जिसका कैपेसिटेंस हम लोग 4πε0 r लिखते हैं। ये रिजल्ट जो डिराइव करते हैं 4πε0 r का, इसमें ये सपोज करते हैं कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर के आउटर स्फीयर को हम लोग कहाँ रखे हैं, तो आउटर स्फीयर जो रहता है r2 उसको हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, तब ये आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस मिलता है। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ देखिए बात को। अगर सिलेंडर का इनर रेडियस स्फेरिकल कैपेसिटर का इनर स्फीयर का रेडियस r1 और आउटर स्फीयर का रेडियस r2 हो तो इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं C = 4πε0 r1 r2 by r2 minus r1। आइसोलेटेड स्फीयर के कैपेसिटेंस का रिजल्ट जानने के लिए, बनाने के लिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि r2 is far greater than r1 और in other words r2 is situated at r2 value of r2 is infinity or other sphere outer sphere is situated at infinity, then r2 minus r1 is equal to r2 because r1 is very less in comparison to r2, then this result becomes C is equal to 4πε0 r1 r2 by r2 minus r1 के बदले यहाँ r2 लिख दें तो ये हो गया 4πε0 r1। समझाने का बात इसमें ये था, ध्यान दिलाने का बात ये था कि आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस बनाने में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि इसका आउटर स्फीयर कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे है। अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं जिसमें कहता है कि दोनों स्फीयर को आप एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिए मतलब ये दोनों स्फीयर सेम पोटेंशियल पर हो गया, एक ही जगह कनेक्टेड हो गया और इसका जो रिजल्ट ये लिखे हैं इसका मतलब इसका आउटर स्फीयर कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और इसका आउटर स्फीयर कहाँ है, तो इन्फिनिटी पे। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये दो हमारे पास कैपेसिटर हो गया जिसका इनर स्फीयर एक साथ है और दोनों का आउटर स्फीयर कहाँ है, तो इन्फिनिटी पे है। तो दोनों का इनर स्फीयर एक साथ और आउटर स्फीयर एक साथ, तो ये किसका पहचान है, तो ये पैरेलल ग्रुपिंग का पहचान है कि दोनों में लेफ्ट प्लेट एक साथ और राइट प्लेट एक साथ, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का इनर सिलेंडर एक साथ और आउटर सिलेंडर एक साथ, वैसे ही इस केस में दोनों इनर स्फीयर एक साथ और आउटर स्फीयर एक साथ। तो पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला लगा देंगे, C इक्विवेलेंट या C पैरेलल बोले, दिस इज इक्वल टू C1 plus C2, this becomes 4πε0 r1 plus r2। तो यही बात देखिए इस दोनों क्वेश्चन में यही बात देखना था। 11 नंबर और 12 नंबर में 11 ऐसे 10 से ही लेके चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में सिमिलरिटी देख लीजिए आप
कि 10 में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, दोनों पैरेलल ग्रुप था। 11 नंबर में दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर था, ये दोनों पैरेलल ग्रुप था। और 12 नंबर क्वेश्चन में दो स्फीयर हो गया, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटर था, या स्फेरिकल कैपेसिटर भी कह सकते हैं आप, और ये दोनों पैरेलल ग्रुप था। क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग का यही पहचान था कि दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक साथ और नेगेटिव प्लेट एक साथ जोड़ा गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, each of the capacitor shown in figure has a capacitance of 2 microfarad. Find the equivalent capacitance of the assembly between points A and B. Suppose a battery of EMF 60 volt is connected between A and B. Find the potential difference appearing on the individual capacitor. देखिए 3 3 3 टोटल 9 कैपेसिटर लगाया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में। एक लाइन में 3 कैपेसिटर है, ये सीरीज ग्रुप्ड है, 2 और 3, और दूसरे लाइन में फिर 3 है, ये देखिए 1 2 और 3, और फिर एक सेट ऐसा ही है। अब बोलता है इसको एक सेल से कनेक्ट किए हैं। सेल का ईएमएफ कितना है, तो सेल का ईएमएफ है 60 वोल्ट, हाँ ठीक है, और सबका कैपेसिटेंस सेम है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। सीरीज पैरेलल का ही हम यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए कि C कैपेसिटेंस का 3 कैपेसिटर अगर सीरीज ग्रुप में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C/3। तो इस ऊपर वाले आर्म के लिए, ये कल हम लोग देखे थे कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या करना है, तो 3 C कैपेसिटेंस का 3 कैपेसिटर अगर सीरीज ग्रुप है तो इक्विवेलेंट हो गया C/3। फिर वैसे बीच वाले पार्ट के लिए भी C/3, और फिर इस लोअर आर्म के लिए भी C/3। तो ये फिगर इस तरह से रिड्यूस हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब ये तीनों पैरेलल ग्रुप है, तो C/3 का 3 कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप में है, तो लिख सकते हैं 3 × C/3, या C/3 + C/3 + C/3, मतलब C1 + C2 + C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C, और C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद का बात क्या है कि एक बैटरी को कनेक्ट किए हैं 60 वोल्ट से, 60 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किए हैं A और B में, ये A हो गया और ये हो गया B, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग का इसमें और सीरीज ग्रुपिंग का दोनों का यूज इसमें करना है, क्योंकि दोनों है, सीरीज ग्रुपिंग भी और पैरेलल ग्रुपिंग है। तो समझिए बात, पहले पैरेलल ग्रुपिंग को देखिए कि इस A और B के अक्रॉस 60 वोल्ट का सेल लगाएं, मतलब A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 60 वोल्ट का है। अब A और B के क्रॉस देखिए ऊपर वाला सेट भी लगा हुआ है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट। A और B में ये बीच वाला आर्म है, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, और इस पार्ट के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है। तो अब सीरीज ग्रुपिंग का यूज कर लीजिए आप, कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या शो करते हैं कि 3 कैपेसिटर लेते हैं, 3 कैपेसिटर लिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 60 वोल्ट का है। तो यही वोल्टेज 60 वोल्ट इस तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहाँ पे तो काम थोड़ा आसान हो गया। वो कैसे, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके लिए V1, इसके लिए V2 और इसके लिए V3, और कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर बराबर बांट लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए बराबर हो गया, V1 = V2 = V3 60/3, दैट इज 20 वोल्ट। सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन में, it is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery। ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड और इसको 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। आपको बनाना है ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हो 10 माइक्रोफैराड और इसको 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, और आपके पास अवेलेबल क्या है, तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल बट दे कैन विथस्टैंड ओनली 50 वोल्ट। हमारे पास 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर तो है, बनाना भी था 10 का ही और 10 अवेलेबल भी है, बट दे कैन विथस्टैंड ओनली 50 वोल्ट।
हमारे पास जो अवेलेबल है वो 50 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल देने पे ये खराब हो जाएगा, मतलब ये लीक हो जाएगा। तो कहता है डिजाइन ए कॉम्बिनेशन विच कैन यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला आपसे। कहा कि आपके पास अवेलेबल है 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, ऐसा आप जितना चाहें उतना आपके पास है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशंस यूज करना है आपको, जिससे कि आप ऐसे जगह लगा सकें इसको कि कैपेसिटेंस तो 10 माइक्रोफराड का ही आए, लेकिन अब ये 200 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस को विदस्टैंड कर सकता हो, मतलब बर्दाश्त कर सकता हो। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स करने के लिए सोचेंगे कि एक 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर अगर 50 वोल्ट सह सकता है, तो देखिए 50 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट, फिर 50 और फिर 50। अब ये 50 वोल्ट करके 4 बार लगा दिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट हो गया। तो सीरीज ग्रुपिंग में 4 कैपेसिटर लगा देने से हम इसके क्रॉस 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अब लगा देंगे, तो ये खराब नहीं होगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में अगर इस तरह से हम लगा दें तो देखिए इस सब का कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, सेम ही है। तो इस 200 वोल्ट को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो एक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना 200/4, मतलब कितना तो 50 वोल्ट। तो अब है कि इस तरह से इस कैपेसिटर को यूं लगा दें तो कैपेसिटर लीक नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा। लेकिन इससे एक पर्पस हमारा खत्म हो गया, एक पर्पस तो पूरा हुआ, दूसरा पर्पस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया कि अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड नहीं हुआ, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10/4 हो गया, मतलब C/4 हो गया। 4 कैपेसिटर पैर सीरीज ग्रुप्ड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 10/4, मतलब C/4। तो अब इसको पर्पस को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं चेंज होता है, तो देखिए दूसरा कैपेसिटेंस ऐसा ही सेट लगा दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैपेसिटेंस हमारा बढ़ के 10/4 + 10/4 हो गया। ऐसा ही तीसरा सेट लगा दें, कैपेसिटेंस फिर बढ़ गया प्लस 10/4 हो गया। अब बस एक और कॉम्बिनेशन लगा देना है ऐसा ही। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखिए ये और ये, अब हमारे इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट हो गया, 50 + 50 सबके लिए देख लीजिए। और एक लाइन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10/4 है, ऐसा 4 लाइंस आपको पैरेलल ग्रुपिंग में आप किए हैं, तो 10/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 10/4 + 10/4, 10/4 + 10/4 + 10/4 + 10/4, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका हमारा आ गया 10 माइक्रोफराड। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना दिए। तो कितना कैपेसिटर इसमें चाहिए हमको, तो एक लाइन में 4 है और ऐसे ऐसे 4 लाइंस हैं, तो टोटल 16 कैपेसिटर्स चाहिए हमको। 10 माइक्रोफराड और 50 वोल्ट का 16 कैपेसिटर्स चाहिए, जिससे कि हम लोग इस तरह का डिजायर्ड कैपेसिटेंस और वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्या आंसर हो गया इसके, 16 कैपेसिटर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड का सीरीज ग्रुप है। 4 और 8 माइक्रोफराड का 2 कैपेसिटर सीरीज ग्रुप है, और 3 और 6 माइक्रोफराड का 3 और 6 माइक्रोफराड का 2 कैपेसिटर, ये 6 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, और ऊपर है 4 माइक्रोफराड, और ये 8 माइक्रोफराड। इसके बाद इस कॉम्बिनेशन से A और B 2 टर्मिनल है, ऐसे निकाला हुआ, एक सेल से कनेक्टेड है, ये A है, लेफ्ट एंड A है, और ये B है, और इस सेल का EMF है 50 वोल्ट, और 2 पॉइंट्स और हैं, इसका नाम है C और इसका नाम है D। देखिए अब निकालना क्या है, इस सर्किट के लिए फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट C and D। C और D पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C and D, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। पहले C और D का पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक ऐसे बना सकते हैं आसानी से कि इसमें ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है और आपस में पैरेलल में है।
मतलब ये समझिए कि 4 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड इस ए और बी पॉइंट के बीच में है, जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है 50 वोल्ट। तो सीरीज ग्रुपिंग में एक फार्मूला पढ़े थे कि C1 और C2 कैपेसिटेंस का दो कैपेसिटर अगर किसी सेल से कनेक्टेड हो तो इसमें इस C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं V1 इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज E। और फिर C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं V2 इज इक्वल टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल दैट इज EMF ऑफ द सेल। तो इस हिसाब से VA माइनस VC निकाल सकते हैं हम लोग, और VC माइनस VB भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन बोलता है कि B पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो जरा देखिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं हम लोग VC माइनस VB इज इक्वल टू C1 मतलब 4 माइक्रोफराड बाई C1 प्लस C2 मतलब 4 प्लस 8, यहाँ भी माइक्रोफराड है, सम करके भी माइक्रोफराड है, इनटू टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट। और B का पोटेंशियल 0 है तो C का पोटेंशियल आ गया 4/12 इंटू 50 वोल्ट, दिस इज 50/3 वोल्ट। और इसी तरह से देखिए A और B के बीच इस ब्रांच से अगर चल के जाएं तो A और B के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का है। तो इस 6 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें तो देखिए 6 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो VD माइनस VB इज इक्वल टू 3/3 प्लस 6 मतलब 9, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, इनटू टोटल वोल्टेज 50, तो 3 3 9, ये 50/3 वोल्ट हो गया। 50/3 वोल्ट इसके लिए भी D पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 वोल्ट और C पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 वोल्ट। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल आसानी से निकल गया इस फार्मूला का यूज किए तब। और अगर ऐसा 2 से ज्यादा रहता तब क्या करते हैं, तो तब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो फिर वहां पर डिस्कस करेंगे उसको। तो अब बोलता है कि C और D के बीच में कैपेसिटर लगा दीजिए, तब उस पर चार्ज क्या होगा, यही है व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। तो इस यहाँ पर अगर कोई आप कैपेसिटर लगा देते हैं तो इसका C पॉइंट और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, मतलब इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो वो जो 5th कैपेसिटर आप यहाँ पे लगाएंगे उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V दैट इज 0। तो उस कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 0। वहां पे उसको देख लें, उस साइड पे लिखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Find the equivalent capacitance of the system shown in figure between the points A and B। फिगर में 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है C1 C2 और C3। ऊपर वाले ब्रांच में 2 है C1 और C2 ऐसे, एक यहाँ है और फिर इधर भी एक यहाँ है और एक यहाँ है, और एक कैपेसिटर इसके बीच में ऐसे लगाया गया है। ए बी कहाँ है, तो ये A है और ये B है। कैपेसिटेंस लिख दें, ये C1 है और ये भी C1 है, ये C2 और ये C2 और ये बीच वाला है C3। निकालना है हमको सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए तो C1 और C2 को, ये दोनों तो सीरीज ग्रुप्ड है और ये दोनों सीरीज ग्रुप्ड है, यहाँ भी C1 C2, और C3 के साथ ये तीनों पैरेलल ग्रुपिंग है। मतलब इसका फिगर अगर हम फिर से बना दें तो देखिए तो फिगर ऐसा दिखेगा। ये दोनों को साथ में लगा लिए C1 और C2, ऐसा बिल्कुल लगा सकते हैं। और सबसे लोअर ब्रांच के लिए भी C1 और C2, देखिए इस दोनों को C1 और C2 और बीच में है C3, ये B और इधर A और यहाँ पे है C3।
अब ये दो सीरीज में है C1 और C2, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर लगा देंगे, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम C1 C2 बाय C1 प्लस C2। और इसी के जैसा लोअर पार्ट में भी कैपेसिटेंस जो है, इसका कैपेसिटेंस हो गया प्रोडक्ट बाय सम C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और बीच में है C3, ये A और ये B, ये है C3। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग लिख देंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर लें सीधे, तो ये लिख दें 2C1 C2 बाई C1 प्लस C2 एंड प्लस C3, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। में है ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट of area A and a second plate having a stair-like structure as shown in figure. The width of each stair is A and height is B. Find the capacitance of the assembly. ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 17। पहले तो एक फ्लैट प्लेट है इस तरह से, और इसका ये लेंथ दिया हुआ है 3A। ये इस तरह से समझिए कि एक प्लेट रखा हुआ है ऐसे, उसके बाद ऊपर जो प्लेट है वो 3 पार्ट में है, मतलब इसका 1/3 अगर कर दें इस प्लेट का, मतलब इसको समझिए प्लेट 1/3 कर दें, एक प्लेट यहाँ पे है ऐसे, एक पेज ऐसे था, एक ऐसे था, दूसरा ऐसे, दूसरा इसके ऊपर है, फिर ऐसे करके यहाँ पर एक है, और फिर एक इसके ऊपर है। मतलब हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि इसका 3 लगभग बराबर पार्ट फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। और सेपरेशन क्या है, तो ये सेपरेशन D है, और ये लिखा हुआ है B, मतलब ये सेपरेशन हो गया B प्लस D, ये डिस्टेंस है D और ये B, और इस प्लेट का यहाँ जो कैपेसिटर शो करेंगे ये सेपरेशन हो गया D प्लस B, और ये भी हाइट, ये हाइट भी B ही है, प्लस B, मतलब D प्लस 2B। देखिए तो इसको हम लोग 3 कैपेसिटर बना सकते हैं। एक तो ये हुआ ऐसे, इसका ये प्लेट, इसका ये प्लेट, एक कैपेसिटर, दूसरा इसके ऊपर एक ये और एक ये, और तीसरा इसके ऊपर, यहाँ देखिए ये और ये। तीनों कैपेसिटर के लिए ये तो ऊपर वाले तीनों पार्ट कनेक्टेड ही है, देखिए यहाँ कनेक्टेड है ये तीनों पार्ट, और ये भी तीनों भी कनेक्टेड है, मतलब तीनों कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर जो बन रहा है, इस तीनों कैपेसिटर के लिए ये वाला जो एक प्लेट है वो सब एक साथ है कनेक्टेड, और दूसरा प्लेट है वो तीनों एक साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहा है। तो इसको ऐसे देखिए, इसका फिगर हम लोग बना दें, तो इसका कैपेसिटेंस को अगर C1 बोलें, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3, तो 3 कैपेसिटर बना, और तीनों किस में है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में है। पैरेलल ग्रुपिंग का रीजन क्या बोले कि तीनों का लेफ्ट प्लेट एक साथ और राइट प्लेट भी एक साथ है। अब है कि इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं, ये C1, ये C2 और ये C3। C1 कैसे लिखें, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखते हैं। तो जरा देखिए, ये इप्सिलॉन नॉट एरिया क्या लिखना है, तो इसका 3 पार्ट में ये बटा हुआ है, और इसके विड्थ के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा इसमें क्वेश्चन में। प्लेट का एरिया A है, अच्छा तब तो एक ऐसा काम कर सकते हैं कि प्लेट का एरिया A है, तो इस तरह से अगर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें, देखिए तो एक पार्ट का एरिया A/3 हो गया, तो एरिया की जगह पे लिख सकते हैं A/3, और सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन है D, दिस बिकम्स इप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। उसी तरह से दूसरा प्लेट के लिए C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट एरिया, फिर देखिए इसका 1/3 ये भी शो किया ना, तो तीनों बराबर बराबर लेंथ है इसका। फिगर जो शो किया हुआ, फिगर जो बनाया हुआ है उसमें ये बराबर बराबर है, लिखा हुआ भी है कि विड्थ ऑफ ईच स्टेयर
width of each stair is A and height is B. तो ये सबके लिए A है, A तो इसका 3 पार्ट कर दिए इक्वल पार्ट, तो टोटल पार्ट का एरिया A है, तो इसका 3 बराबर पार्ट करेंगे अगर, तो हर पार्ट का एरिया A/3 हो जाएगा। तो सेकंड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट A/3 और सेपरेशन हो गया यहाँ पे B + D, और तीसरा C3 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/3 और सेपरेशन हो गया D + 2B, D + 2B, हाँ ठीक है, B है ये और ये भी है B। अब ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल ग्रुपिंग में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिंपली तीनों को ऐड कर दीजिए, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया C1 + C2 + C3, काम खत्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 16 था, नहीं 17 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 A cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of same length 10 cm and radii 2 mm and 4 mm। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में बोले हैं कि दो कोएक्सियल सिलिंडर्स होता है, दोनों सिलेंडर के लिए लेंथ L लिखते हैं, रेडियस हो गया एक का ये इनर रेडियस R1 और दूसरे के लिए ये R2, और इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = 2πε0 L by ln R2 by R1, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो एक्सप्रेशंस में वैल्यू पुट कर दें, L = 10 सेंटीमीटर, यूनिट पे ध्यान दे रहे हैं सबसे पहले, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, 10 × -2 मीटर, R1 = 2 mm and R2 = 4 mm। सॉल्व कर लेंगे इसको, C = 2πε0 L के जगह पे लिख दें 10 × 10 × 2, यहाँ जरा देख लीजिए, ये है ln R2 by R1 4 mm / 2 mm। यहाँ देखिए mm को हम चेंज नहीं किए थे कि हमको यहाँ मालूम था कि 4 mm / 2 mm लिखना है, तो mm इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये ln 2 हो गया। यहाँ देखिए 2πε0 को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है, इसको 4πε0 बना लीजिए, 2 से ऊपर और 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4πε0 10⁻⁻1, और यहाँ देखिए ln 2 का वैल्यू हो गया 0.693, ln 2 का वैल्यू ये है, 4πε0 का वैल्यू 1/4πε0 लिखते हैं 9 × 10⁹, then 4πε0 = 1/9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कैपेसिटेंस निकल जाएगा फराड में। इसके साथ एक और क्वेश्चन है इसी में कि अनदर कैपेसिटर ऑफ द सेम लेंथ इज कंस्ट्रक्टेड विद द सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 and 8, यहाँ 4 और यहाँ 8, देखिए 4 और 8 कर देने से यहाँ तो 8/4 हो जाएगा, मतलब फिर सेम आंसर ही आ जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब दोनों ही केसेस में इसके लिए कैपेसिटेंस सेम रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन का 2 पार्ट, दोनों के लिए यहाँ पे रेशियो का इंपॉर्टेंस है, तो ए पार्ट के लिए भी रेशियो में ln 2 ही आता है और बी पार्ट के रेशियो में भी ln 2 ही आता है, तो दोनों का सेम तरीका से सॉल्व हो जाएगा और सेम ही आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। क्वेश्चन नंबर 19, A 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 24 volt। 100 picofarad का एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है 100 पिकोफराड, और इसको कितना पोटेंशियल से चार्ज किए हैं, तो पोटेंशियल से चार्ज किए 24 वोल्ट से, तो ये चार्ज स्टोर कर लेगा, कितना स्टोर करेगा वो Q = C × V करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा वो लिख सकते हैं Q = C × V। इसके बाद का बात ये है, इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 पिकोफराड, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 पिकोफराड कैपेसिटर। अब देखिए ये चार्ज कैपेसिटर हो गया, इस पर चार्ज आ गया +Q और इस पर आ गया -Q। अब इस कैपेसिटर को आप किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक तब तक चार्ज आएगा, ये C1 हो गया 100 पिकोफराड
और दूसरा का है 20 माइक्रोफराड, C2 इज इक्वल टू 20 पिकोफराड। हाँ, क्या कह रहे थे कि इस कैपेसिटर से इस पे तब तक चार्ज आएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस केस में जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वही पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू V है। तो अब यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज कर लेंगे कि कनेक्शन से पहले का टोटल चार्ज और कनेक्शन के बाद का टोटल चार्ज को इक्वल कर लें तो कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। देखिए, कनेक्शन के पहले तो सिर्फ इसी कैपेसिटर पे चार्ज था। कितना चार्ज था? तो C इंटू V, इसको लिखते हैं C का वैल्यू 100 पिकोफराड, ऐसे पहले फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं इसको। तो इसका कैपेसिटेंस C1 सपोज कर लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 और दूसरा जो अनचार्ज था उसका कैपेसिटेंस C2। तो C1 आई इंटू ये लिखते हैं V1, जो 24 वोल्ट से चार्ज किए थे शुरू में, तो ये V1 हो गया 24 वोल्ट, और बाद में दोनों के लिए पोटेंशियल सेम हो गया। तो यहाँ लिखते हैं बाद का चार्ज C1V और दूसरा कैपेसिटर के लिए भी C2V। देखिए, यही बात हुआ कि इस तरह से कनेक्ट करने में चार्ज इससे इसमें तभी तक फ्लो होना है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो दोनों के लिए पोटेंशियल का वैल्यू कितना लिखें? V लिखें। अब सॉल्व कर लेंगे, V का वैल्यू निकल गया C1V1 बाई C1 प्लस C2। वैल्यू पुट कीजिए, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा। बाद में दोनों का चार्ज भी पूछ सकता था, एनर्जी भी पूछा जा सकता था। तो बाद में चार्ज अगर पूछता तो C1V कर देते हैं, इस कैपेसिटर का चार्ज C1V, इस कैपेसिटर के लिए चार्ज C2V। एनर्जी पूछता तो फॉर्मूला लगा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Each capacitor shown in figure has a capacitance of 5 microfarad. EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? पहले स्विच S ओपन है और पूछता है स्विच को क्लोज कर देने से कितना चार्ज फ्लो होगा। यहाँ तो दिख रहा है कि दो कैपेसिटर पहले पैरेलल ग्रुप है, ये इस तरह से, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है और इसको एक सेल से कनेक्ट किया है। सेल का EMF है 50 वोल्ट और इसका सब तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। C का वैल्यू है कितना? तो C का वैल्यू है 5 माइक्रोफराड। एक स्विच लगा हुआ है ऐसे, ये स्विच शुरू में ओपन है तो कोई स्विच शो ही नहीं कर रहे हैं, ओपन है इसका मतलब वहां पे स्विच का कोई काम नहीं है। अब जरा देखिए, इस केस में हम लोग सेल से कितना चार्ज ड्रॉ किया गया है वो टोटल निकाल लें। तो C और C पैरेलल में, तो ये 2C हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये 2C इस C के साथ सीरीज में ग्रुप्ड है। तो अभी इस कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C और C पैरेलल में तो 2C और C सीरीज में, तो इक्विवेलेंट लिखते हैं प्रोडक्ट बाय सम। तो 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, दिस बिकम्स 2C स्क्वायर बाई 3C। तो ये हो गया 2/3C। C का वैल्यू 5 माइक्रोफराड। तो इस केस में सेल से कितना चार्ज आया तो वो शुरुआती चार्ज लिख दें QI इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V के जगह पे 50 वोल्ट पुट करते हैं। तो ये हो गया 2/3। C का वैल्यू है 5 माइक्रो और V का वैल्यू है 50। माइक्रो छोड़ भी सकते थे, माइक्रो कॉलम में आंसर लिख देते हैं। तो ये चार्ज हो गया शुरू का। अब कहता है कि स्विच को क्लोज कर देना है। स्विच क्लोज कर देने से क्या होगा, ये कैपेसिटर के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एक वायर से अगर आप कनेक्ट कर दें तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मतलब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 इस कैपेसिटर के लिए। तो इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज जमा नहीं होगा, कोई चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV में इस कैपेसिटर का बात कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू CV में अगर V 0 हो जाए तो ये कैपेसिटर ही यूजलेस हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ ये दोनों कैपेसिटर बचेगा पैरेलल में। तो नया वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C, और नया वाला चार्ज क्या लिखेंगे, तो Q फाइनल इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इस केस में,
और इनटू सेल तो वही है तो इनटू 50 वोल्ट, तो C इक्विवेलेंट हो गया कितना 2C इंटू 50 वोल्ट। अब कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए C इक्विवेलेंट था 2C बाई 3 और अब हो गया 2C इंटू 50। तो इसको ऐसे देखिए, शुरू में कितना चार्ज आया, तो शुरू का चार्ज था 2C बाई 3 इंटू 50, इसको सेल का EMF लिख देते हैं, और बाद में चार्ज कितना आया तो 2C इंटू EMF, यही जो 50 वोल्ट लिख रहे हैं उसको बोलते हैं EMF। तो शुरू में चार्ज कम था, बाद में चार्ज ज़्यादा हो गया, मतलब बाद में कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया। तो कितना चार्ज बढ़ गया मतलब कैपेसिटेंस, इस जो सिस्टम लगाए हैं मतलब 3 कैपेसिटर था शुरू में, तीनों फंक्शन कर रहा था, और बाद में एक को तो ये इस तरह से शॉर्ट लगा दिए तो ये इसका काम खत्म हो गया, तो बाद में यही दोनों कैपेसिटर बचा, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो सेल को और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा वो निकालने के लिए फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर लीजिए, तो काम आपका हो जाएगा 2C इंटू ई माइनस 2C बाई 3 इंटू ई। इसको सॉल्व कर दें, 3 2 6 हो गया 6 और 2 4 बाई 3 C इंटू ई। C का वैल्यू 5 माइक्रोफराड और E का वैल्यू 50 वोल्ट पुट कर दीजिए, तो सेल इतना ही एक्स्ट्रा चार्ज ये डिलीवर करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 तक। फिर अब नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से।